Okay, so moving ahead with long answers of sectors of Indian economy. While estimating the national income, only the value of final goods and services is used. इसको एग्जाम्पल के साथ जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम फाइनल गुड जब बन के तैयार होता है तो उसकी वैल्यू ही बस इंक्लूड की जाती है ना. While estimating the performance of a sector, only the value of the final goods and services is used, ताकि डबल काउंटिंग ना हो. अब ये डबल काउंटिंग क्या है? द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग. ये बहुत फ्रीक्वेंटली आया हुआ वेरी शॉर्ट आंसर है. दिस लीड्स टू द ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू. अब सपोज करो एक फार्मर है जिसने 1 टन ऑफ वीट उगाई है और उसको 100 रुपये में बेचता है फ्लावर मिल को. As far as farmer is concerned, the sale of wheat is a final sale for him. But the purchase of wheat by the flour mill वाला जो बंदा है उसने जो 100 रुपीज़ की वीट को 100 रुपीज़ में ख़रीदा है वो तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है. वो उसको फ्लावर में बदलेगा और उसको बेकर को बेचेगा 150 में. The flour mill treats the flour as a final product, but for the baker it is an intermediate good. The baker sells the bread to the shopkeeper for 200 और शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचता है 250 में. यानी 100 रुपीज़ का जो रॉ मटेरियल था वो 250 का बन के फिनिश प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ? 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 700. So while calculating the national income, only the value of the final output that is 250 रुपीज़ कंसिडर किया जाएगा, ना कि 700. अगर हम इसकी भी सेल देख लें, इसकी भी देख लें, सबको ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम कितनी ज़्यादा निकल आएगी. बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं. इसको कहेंगे डबल काउंटिंग. 150 में ऑलरेडी 100 है, 200 में ऑलरेडी ये 150 है. समझ गए ना? तो इसलिए फाइनल प्राइस ऑफ द गुड को ही कंसिडर किया जाता है. व्हाट इज़ टर्शरी सेक्टर हमने शॉर्ट आंसर्स में भी पढ़ा है. वाई इट इज़ बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग आर रिक्वायर्ड. हर कंट्री को चाहिए. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. इन अ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज. As more and more people are being employed to provide basic services to the people, the share of tertiary sector ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो द टर्शरी सेक्टर का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना GDP बढ़ता जा रहा है, यानी वो नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. Development of means of transport and communication. The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, communication, trade. All these are under the tertiary sector. More income, more services. The per capita income in our country is rising. The income level rises, people demand more. जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है. तो टूरिज़म, शॉपिंग सेंटर, स्कूल्स, ये जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छे से अच्छे स्कूल्स में बैंक्स यूज़ करेंगे, टूरिज़म के लिए जाएंगे. तो डेफिनेटली टर्शरी सेक्टर की नीड बढ़ती जा रही है. न्यू सर्विसेज. With modernization and globalization, some new services जो information and communication technology पे बने हैं have become important and essential. The production of these services has been raising rapidly. So बहुत easy chapter है, lines भी इतनी कोई difficult नहीं है इनकी. Explain any 4 points of importance of the secondary sector. सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 20% या उससे ज़्यादा GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूट करता है. वो एम्प्लॉयमेंट देता है पीपल को, वो लोगों को उनकी नेसेसिटीज़ जैसे कि क्लॉथ, शुगर केन, आयरन एंड स्टील जैसी चीज़ें प्रोवाइड करता है. और सेकेंडरी सेक्टर की वजह से ही प्राइमरी यानी रॉ मटेरियल जैसे एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर्स भी डेवलप हो पाए हैं. उसके बाद आप कई बार सोचोगे कि लॉन्ग आंसर में इतना छोटा क्यों. एक्चुअली एवरग्रीन जो बुक है वो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स. तो कई बार हो सकता है ये 2 मार्क्स में कंसिडर किया जाएगा, ये आपका शॉर्ट आंसर में कंसिडर किया जाएगा. दिस इज़ नॉट लॉन्ग आंसर. सजेस्ट सम वेज इन विच. अच्छा, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग रीड ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम है. एंड द हेडिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपने हेडिंग्स नहीं लिखी और फिर उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो यू आर गोइंग टू लूज द मार्क. हेडिंग से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंट्रोडक्शन. some ways which can be helpful in creating employment in rural areas. तो introduction दो. There are many ways which help in creating employment in the rural areas या फिर there is a need of creating employment in rural areas and these are the following some ways. ऐसे एक introduction line लिखो, फिर heading देकर अपना question लिखो, एक conclusion line, तो ज़्यादा impactful रहेगा.
सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। एक तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन आए, मोर देन 60% ऑफ आवर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, बट आर फार्मर्स ओनली लिमिटेड क्रॉप्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, जैसे पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स, एनिमल रेयरिंग, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब फार्मर सिर्फ क्रॉप्स ही ना उगाएं, इस टाइप की अलग अलग एनिमल रेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, कैटल रेयरिंग, हनी कल्चर, ये सब कुछ जो मतलब बी कल्चर, ये सारी चीज़ों में भी जाएं। चीप क्रेडिट, फार्मर्स को इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जैसे मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और ट्रेडर्स से जब वो पैसा उठाते हैं तो वो बहुत वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। गवर्नमेंट को उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो कमर्शियल बैंक से लोन्स दे ताकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी मिल सके और वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, बिकॉज फिर वो बाद में क्रेडिट अपना डेब्ट चुका नहीं पाते एंड देन वो अपने एग्रीकल्चर को भी फिर डेवलप नहीं कर पाएंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, अब अगर क्रॉप तैयार हो गई है तो उसको सिटीज़ तक भी तो पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसेज, ये सब कुछ गवर्नमेंट को मतलब वो करवाना चाहिए। यू कंटिन्यू। So the government should invest some money in this sector so that Indian villages can be linked to other markets. So basically government should try to provide facilities like roads, transportation. This activity can provide productive employment to not just farmers but also to others such those in services like transport or trade. Farmers को तो help मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि transportation में भी तो truck drivers वगैरह ये उनको भी employment मिलेगी। Promotion of local industries. Another way to tackle this problem is to identify, promote and local industries. जैसे एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें एक शुगर केन क्रॉप बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से शुगर केन इंडस्ट्री, कहीं पे पेपर इंडस्ट्री है, पेपर मिल्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको और प्रमोट करना। स्पेशली द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज वेर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर वहाँ पर आप फैक्ट्री सेटअप कर दोगे, मिल सेटअप कर दोगे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको सिटीज़ में नहीं आना पड़ेगा। फ्लावर और राइस मिल to procure and process these and sell in the cities. In villages near forest areas, honey collection center start कर सकते हैं। तो ये सब है, ये आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट हाँ पॉइंट्स नहीं मिस करने हैं क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज, पहले ये पूरा इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है, दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, पीपल को एश्योर्ड काम मिलता है और वो सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब जो कंपनीज एक्ट है या कोई फैक्ट्री है वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करेंगे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद सैलरी जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मतलब वो पैसा आपको जो आपके काम के एंड में मिलता है, शॉप्स एक्ट, तो वो सारे वर्कर्स का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाया जाता। वर्कर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी होती है, दे वर्क ओनली फॉर अ फिक्स नंबर्स ऑफ आवर, इफ़ दे वर्क मोर, ये ऐसा नहीं है कि दे ओनली फॉर फिक्स नंबर्स ऑफ आवर्स लिख के पॉइंट ख़त्म कर दिया, ये आगे लिखो आप, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए पेड किया जाएगा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स जैसे कि पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, ये सब मिलता है। They also get medical benefits under the laws. The factory manager has to ensure कि अच्छा साफ ड्रिंकिंग वाटर, वर्किंग एनवायरनमेंट सब उनको मिल पाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। The pace of industrial development cannot be accelerated without the establishment of infrastructure. Infrastructure क्या होता है? पूरे फ्लाईओवर्स, ट्रेन वगैरह, ये सारा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो खाली प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कम अमाउंट नहीं हो सकता। मोर ओवर दीज प्रोजेक्ट वैसे भी हाई प्रॉफिट्स नहीं देते, तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे काम नहीं पकड़ते क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलता, ये प्रॉफिट नहीं मिलता, ये लोगों के उनके कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं। और बैकवर्ड एरियाज़ की डेवलपमेंट, द गोल ऑफ अचीविंग रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि पुअर और रिच में ज़्यादा फ़र्क ना हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना है, बहुत आसान काम नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में सेट कर दी जाएँ तो दे कैन ऑल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉफिट सीकिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वो इन चीज़ों को लेकर एंथुजियास्टिक नहीं होते क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। इसीलिए ऐसे सारे कामों में गवर्नमेंट ही है जो पब्लिक सेक्टर में ऐसे सारे काम कर सकती है।
basic facilities. There are large number of activities which are the primary responsibility of the government. Government must spend on those, providing health, quality education, elementary education. ये सारी चीज़ें भी government ही provide कर सकती है. अदर प्रॉब्लम्स, देर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स. जो पुअर लोग हैं उनके अंदर मेल नरिशमेंट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ ना होना, ये सारी चीज़ें भी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता. उसके लिए भी गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ता है. डू यू अग्री दैट एग्रीकल्चर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया? येस, एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जो कंपनीज, फैक्ट्रीज, मिल्स. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर इल पेड. उनको उतने उनके काम के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते. और एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देखी गई है. अंडर एम्प्लॉयमेंट भी ये कह सकते हो कि जितना काम चाहिए या उससे ज़्यादा लोग एक ही फील्ड पर काम कर रहे हैं, या फिर एक फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वही इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि दूसरों को नहीं मौका मिल रहा. Most of the workers working in agriculture are employed only during harvesting and sowing season. तो seasonal unemployment. Most of the workers are dependent on money lenders and relatives for their loan. तो debt trap में फंस जाते हैं. How can the workers in the organized sector be protected? गवर्नमेंट को एक फिक्स कर देना चाहिए मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स. गवर्नमेंट शुड उनको चीप लोन्स देने चाहिए. उनको बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड देनी चाहिए. गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज ताकि उनको पेड लीव ओवर टाइम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है वैसे कुछ लॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी बना देने चाहिए.